नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। दोस्तों, आज हम लेखन कौशल्य के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। 2019-20 में पुनर्रचित प्रथम वर्ष कला इस कक्षा के वैकल्पिक हिंदी प्रश्नपत्र 1B या 2A के अंतर्गत साहित्येतर पाठ्यक्रम में लेखन कौशल एक टॉपिक दिया गया है। आज इसी टॉपिक के संदर्भ में लेखन कौशल का स्वरूप, उसके प्रकार, चिंतन के प्रकार तथा सृजनात्मक या रचनात्मक लेखन की अवस्थाएं आदि मुद्दों पर आज हम विचार करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, मानव जीवन में मनुष्य को अनेक प्रकार का लेखन करना पड़ता है। उसमें से कुछ लेखन सामान्य लेखन होता है, तो कुछ लेखन विशिष्ट कोटि का या विशिष्ट पद्धति का लेखन माना जाता है। जो रचनात्मक या जो आधुनिक लेखन है, वह मूलतः विशिष्ट कोटि के लेखन के अंतर्गत आता है। वैसे प्रत्येक मनुष्य में जीवन में कुछ न कुछ अलग करने की या कुछ न कुछ रचनात्मक कार्य करने की क्षमता अवश्य होती है, और यही क्षमता रचनात्मक लेखन के संदर्भ में भी कुछ हद तक देखी जा सकती है। इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपने विवेक, अपनी बुद्धिमत्ता या अपनी प्रतिभा के आधार पर कुछ विशिष्ट या रचनात्मक पद्धति से लेखन करता है। इस प्रकार के लेखन को साधारणतः आधुनिक लेखन कौशल कह सकते हैं। अब लेखन कौशल में प्रत्यक्ष लेखन विधि की जानकारी या प्रत्यक्ष लेखन प्रकारों की जानकारी तो आवश्यक होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसे अन्य विभिन्न विषयों की जानकारी और विशेष रूप से भाषा, शैली, विषय आदि का ज्ञान बहुत आवश्यक होता है। भाषा शैली के संदर्भ में प्रभावी भाषा का प्रयोग करना, विशिष्ट शैली का प्रयोग करना, किसी भी विषय से संबंधित विशिष्ट ज्ञान को कम से कम शब्दों में प्रभावी रूप से व्यक्त करना आदि सभी बातें लेखन कौशल में बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसी कारण जो जानकारी हम प्राप्त करते हैं और जिस जानकारी के आधार पर लेखन का काम करते हैं, उस संदर्भ में हम अलग अलग दृष्टिकोणों का प्रयोग करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सभी प्रकार का लेखन एक जैसा नहीं होता, बल्कि जिस वर्ग के लिए लेखन किया जा रहा है उसी वर्ग के अनुसार उसकी जो प्राप्त जानकारी है उसे सुव्यवस्थित रूप से लिखना बहुत आवश्यक होता है। इसका तात्पर्य यह है कि लेखन के अलग अलग वर्ग बनाए जा सकते हैं, अलग अलग भाग बनाए जा सकते हैं, और इन अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार के लेखनों में मापदंड एक जैसे नहीं हो सकते। इसका तात्पर्य ये भी है कि जैसे अगर किसी फिल्म या सीरियल की कहानी का लेखन करना है, तो शायद जिस तरह से फिल्म की कहानी का लेखन किया जाएगा, उसी तरह से किसी सीरियल या धारावाहिक की कहानी का लेखन नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिल्म 3 घंटे की होती है। अतः उन 2.5-3 घंटों में हमें कथा को अंत तक पहुंचाना है, निष्कर्ष तक पहुंचाना है। लेकिन सीरियल या धारावाहिक के संदर्भ में इस प्रकार का कोई बंधन नहीं है। धारावाहिक आगे अगणित काल तक चलती है, अतः काफी समय तक हम किसी विशिष्ट निष्कर्ष तक पहुंच नहीं पाते हैं। यही बात हमें किसी साधारण कहानी लेखन या उपन्यास लेखन में दिखाई दे तो उनका स्वरूप भी अलग होता है। इसका तात्पर्य है कि साहित्यिक विधा के रूप में जो लेखन किया जाता है वह अलग है,
किसी विशिष्ट प्रयुक्ति के क्षेत्र में जो लेखन किया जाता है वो अलग है। जैसे किसी विषय पर हमें कुछ बताना है तो हम विस्तृत लेख या निबंध लिख सकते हैं, लेकिन उसी वस्तु के बारे में हमें कोई विज्ञापन तैयार करना है तब हमें कम से कम शब्दों में उस वस्तु के गुण दोषों को व्यक्त करना बहुत आवश्यक है। मतलब वह वस्तु किस माध्यम के लिए लाने वाली है या किस वर्ग के लिए उसका उपयोग है, उसके अनुसार लेखन के स्तर को, लेखन के प्रारूप को बदलना बहुत आवश्यक होता है। जैसे प्रत्येक लेखन प्रकार की अलग अलग वैशिष्ट्यता है। दूसरी बात, किसी भी प्रकार का लेखन अगर हमें करना है तो उस लेखन में हमें विषय को अपडेट रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो ज्ञान, जो विषय हम उसमें डाल रहे हैं वह अपडेटेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी पुरानी मान्यता को उसमें व्यक्त कर देते हैं तो शायद वह आधुनिक लोगों के लिए किसी लाभ की नहीं होगी और ऐसी जानकारी का, ऐसे ज्ञान का प्रभाव समाज पर नहीं होगा। इस परिस्थिति में हमारा ज्ञान हमेशा अपडेट होना या हमेशा आगे होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही प्रत्यक्ष लेखन में एक सरल रोचक भाषा का प्रयोग करना भी नितांत आवश्यक माना जाता है, क्योंकि सरल या रोचक भाषा के माध्यम से ही हम एक प्रभावी लेखन का काम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे लेखन के प्रकार। सामान्यतः जो समस्त लेखन किया जाता है उसे विद्वानों द्वारा दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक है रचनात्मक लेखन और दूसरा है सृजनात्मक लेखन। एक है रचनात्मक लेखन और दूसरा है सृजनात्मक लेखन। अब जिस विषय में या जिस लेखन में सामग्री आपके पास पहले से प्राप्त होती है और उस सामग्री के आधार पर हम कुछ लेखन करते हैं, उसे कहते हैं रचनात्मक लेखन। मतलब सामग्री आपके पास पहले से है, उस सामग्री पर एक भवन का निर्माण या इस भवन की रचना केवल हमें करनी है। तो इस प्रकार का जो लेखन है, जो प्राप्त सामग्री के आधार पर किया जाता है या प्राप्त सामग्री को एक व्यवस्थित रूप से उसमें डालकर किया जाता है, उसे कहेंगे रचनात्मक लेखन। लेकिन जब हमें कोई सामग्री प्राप्त नहीं होती है, बल्कि हम पहले लेखन विषय का चुनाव करते हैं और चुनाव करने के बाद संबंधित विषय को लेकर सामग्री वगैरह इकट्ठा करते हैं और फिर अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी मेधा के जरिए उस विषय को अंकित करने का प्रयत्न करते हैं, तब उसे सृजनात्मक लेखन कहा जाता है। अर्थात ये एक प्रकार का नवनिर्माण होता है, क्योंकि रचनात्मक लेखन में हम जो पहले से प्राप्त सामग्री है उसे और अधिक व्यवस्थित पद्धति से अंकित करने का या उसका और अधिक अच्छा स्ट्रक्चर बनाने का प्रयत्न जरूर कर सकते हैं, लेकिन सृजनात्मक लेखन में हम पूरी तरह से नवीन कुछ करने का या नया कुछ लिखने का प्रयत्न जो है वह करते हैं। अर्थात इसमें लेखक की सोच हमेशा नवीनता पर रहती है। उस लेखन को सृजनात्मक लेखन कहा जाता है और ऐसे लेखन में लेखक की बुद्धिमत्ता, उसकी मेधा और उसकी चिंतन प्रणाली आदि बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। वर्तमान जीवन में हमें इन दोनों ही प्रकारों का लेखन व्यापक मात्रा में करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में अपने लेखन कौशल्य को विकसित करना आज बहुत बड़ी आवश्यकता बनता जा रहा है, क्योंकि हमारे जीवन में अनेक नवीन, अनछुए या ऐसे रोचक पहलू हमेशा जुड़ते जाते हैं, जिनको विवेचित करना या जिन पर किसी रचना के निर्माण करना हमारे लिए आवश्यक बन जाता है। ऐसी परिस्थिति में हमें सृजनात्मक लेखन का सहयोग लेना पड़ता है। तो दूसरी ओर जब हमें विभिन्न विषयों पर प्राप्त सामग्री को सुव्यवस्थित रूप से सजाना पड़ता है या उसे एक व्यवस्थित रूप देकर पाठकों के सामने रखना पड़ता है,
तब हमें रचनात्मक लेखन की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि समय, समाज, व्यवस्था या इन सभी में मनुष्य की आवश्यकताएं आदि सभी बातों में हमें रचनात्मक और सृजनात्मक दोनों ही प्रकार के लेखन प्रकार जो है वह नितांत आवश्यक बनते गए हैं। हमारे पास अनेक रोजाना घटने वाली घटनाएं होती है। इन सभी घटनाओं के संदर्भ में भी शायद हमें कभी कभार लिखना पड़ेगा। ऐसे परिस्थिति में हमें अलग अलग विषयों को लेकर विचार करना पड़ता है या संबंधित घटना के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है, तब जाकर हम उस पर लेखन करते हैं। अर्थात इस सभी लेखनों में लेखक का हुनर, उसका कौशल, उसका स्किल बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। अब हम ये हुए लेखन के प्रकार। अब जो चिंतन या जो विचार प्रणाली सृजनात्मक लेखन प्रणाली में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है, या किसी भी प्रकार के सृजनात्मक लेखन में जिस चिंतन की बात की जाती है उस चिंतन को लेकर या उस चिंतन के विभिन्न प्रकारों को लेकर विद्वानों ने व्यापक मात्रा में विचार किया है। अब इसी के अंतर्गत अनेक विद्वान सृजनात्मक चिंतन का जो चिंतन है उस चिंतन के दो भेद या दो प्रकार बताते हैं। इसमें एक भेद या एक प्रकार है अभिसारी चिंतन, तो दूसरा है अपसरण चिंतन। अब अभिसारी चिंतन में व्यक्ति रूढ़िवादी पद्धति से विचार विमर्श करता है और उस पर सही निष्कर्ष निकालता है। मतलब अभिसारी चिंतन में किसी समस्या का एक निश्चित उत्तर होता है और समस्या के उस एक निश्चित विचार तक या उत्तर तक पहुंचने के लिए जो वक्ता है या जो व्यक्ति है वह सामान्य रूप से रूढ़िवादी पद्धति या जो परंपरागत जो पद्धतियां हैं जो प्रश्नों को सुलझाने या सुलझाने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है, उन्हीं परंपरागत पद्धतियों से इन पर विचार करता है। मतलब अभिसारी चिंतन पद्धति पारंपरिक रूढ़िवादी पद्धति से निष्कर्ष निकालने वाली पद्धति है और इस चिंतन में जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, प्रश्न है, उनकी उकल करने का या उनके समाधान ढूंढने का प्रयत्न जो है वो अभिसारी चिंतन के अंतर्गत किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें प्रत्येक समस्या का एक निश्चित उत्तर अवश्य होता है। लेकिन समाज में कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं, कुछ ऐसी बातें हैं कि शायद जिनके जवाब मिल नहीं पाते हैं, तब उन दशाओं में हम जो चिंतन करते हैं उसे अपसरण चिंतन कहा जाता है। मतलब किसी भी विषय से संबंधित प्रश्न, समस्याएं या उस संबंधित विषय पर कोई निश्चित समाधान मिल नहीं पाता। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति उस समस्या के संभावित उत्तरों पर विचार विमर्श करता है या संभावित उत्तरों पर अपने विचार व्यक्त करने का प्रयत्न करता है, जिसमें वह कुछ नया जोड़ने का भी प्रयत्न करता है। उसे अपसरण चिंतन कहते हैं। मतलब अभिसारी चिंतन में निश्चित प्रश्न का एक निश्चित उत्तर होगा और वह अवश्य होगा, लेकिन अपसरण चिंतन के अंतर्गत किसी विशिष्ट समस्या का कोई विशिष्ट उत्तर नहीं होगा। लेखक या जो चिंतक है उसकी प्रवृत्ति के अनुसार उसका सॉल्यूशन या उसका समाधान बदल जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि अगर किसी एक समस्या पर दो अलग अलग व्यक्ति, दो अलग अलग विद्वान अपसरण पद्धति से विचार करते हैं तो उनके निष्कर्ष बदल जाएंगे। लेकिन अगर दोनों अभिसारी पद्धति से विचार करें तो शायद दोनों के निष्कर्ष एक जैसे आएंगे, क्योंकि अभिसारी पद्धति एक निश्चित प्रणाली है और उसी पद्धति के अनुसार काम करती है। लेकिन अपसरण पद्धति एक निश्चित प्रणाली नहीं है, बल्कि उसमें संबंधित विषय के उत्तरों को ढूंढने के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं में विचार विमर्श करना पड़ता है या भिन्न भिन्न दिशाओं में सोचकर
चिंतन कर किसी भी समस्या के संभावित उत्तरों पर सोचना पड़ता है, उसमें कुछ नवीनतम चीजें जोड़नी पड़ती है, अर्थात इसमें व्यक्ति किसी भी एक निश्चित उत्तर तक नहीं पहुंच पाता है, बल्कि उसके द्वारा जो उत्तर निकाले गए हैं वे केवल संभावित उत्तर होते हैं, निश्चित उत्तर नहीं होते। और ये चिंतन पद्धति जो है वह आधुनिक चिंतन पद्धति है, क्योंकि आधुनिक जो विषय है, आधुनिक जो बातें हैं, उनके किसी भी प्रकार से कोई निश्चित उत्तर आज तक नहीं मिल पाए हैं। ऐसी परिस्थिति में किसी भी प्रश्न का एक निश्चित उत्तर बता पाना शायद असंभव है। इसी कारण अनेक बार अनेक विषयों को लेकर हमें अपसरण चिंतन पद्धति से भी सोचना पड़ता है। लेकिन अभिसारी चिंतन पद्धति जो है वह सामान्यतः जो महान विद्वान हैं उनका काम है, वे उसी पद्धति से समस्याओं के समाधान ढूंढने का प्रयत्न परंपरागत रूप में करते हैं। लेकिन अपसरण चिंतन आधुनिक वैज्ञानिक बुद्धिमत्ता रखने वाले लोगों का काम है, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ नया खोजने, नया ढूंढने या नवीन उत्तर तक पहुंचने के लिए कुछ नावीन्यपूर्ण बुद्धिमत्ता होना या कुछ अलगता से सोचना बहुत आवश्यक होता है। और इसी कारण ये दोनों चिंतन पद्धतियाँ सृजनात्मक लेखन के क्षेत्र में बहुत अधिक आवश्यक मानी जाती है, क्योंकि खास करके जो सृजनात्मक लेखन है, जो सृजनात्मक क्षेत्र में काम आता है, उसमें तो अपसरण चिंतन का ज़्यादा मात्रा में प्रयोग होता है, और जो रचनात्मक लेखन है उसमें अभिसारी चिंतन का प्रयोग या अभिसारी चिंतन जो है वह अधिक मात्रा में होता है। अब सृजनात्मक या रचनात्मक चिंतन की कुछ प्रमुख अवस्थाएं हमें देखनी है। अब जैसा कि हमने पहले भी देखा कि कोई भी काम करने के लिए हमें एक सिस्टमैटिक पद्धति से या हमें एक व्यवस्थित प्रणाली से काम करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अनेक बार किसी भी काम की सफलता या किसी भी काम को जब हम बहुत अच्छी तरीके से करने की कोशिश करते हैं तो उसके अंतर्गत हमें वह काम एक विशिष्ट पद्धति से, एक विशिष्ट प्रणाली में होकर करना जरूरी हो जाता है। अगर हम किसी काम को विशिष्ट पद्धति से नहीं करते हैं तो शायद वह काम उतनी प्रभावी रूप से नहीं हो पाएगा, और जब वह काम उतनी प्रभावी रूप से नहीं हो पाएगा तो शायद हम उसके परिणामों को भी ठीक तरह से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का चिंतन करते समय या किसी भी प्रकार के सृजनात्मक लेखन में हमें एक सिस्टमैटिक पद्धति का प्रयोग करना या एक व्यवस्थित पद्धति का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इस व्यवस्थित पद्धति का प्रयोग नहीं करते हैं तो किसी भी समस्या के सुव्यवस्थित समाधान तक हम शायद नहीं पहुंच पाएंगे, और इस प्रकार का चिंतन शायद अरूढ़िवादी होगा या उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए चिंतन में या सृजनात्मक रचनात्मक क्षेत्र में जो लेखन हम करते हैं उस लेखन के दौरान हमें कुछ विशिष्ट सोपानों से गुजरना जरूरी हो जाता है। इनकी संख्या विद्वानों द्वारा 4 मानी गई है, और ये है तैयारी, उद्भवन, प्रबोधन और प्रमाणीकरण। तैयारी, उद्भवन, प्रबोधन और प्रमाणीकरण। अब किसी भी प्रश्न पर या किसी भी विषय पर हमें काम करना है तो प्रत्यक्ष काम से पूर्व हमें उस विषय को लेकर एक व्यवस्थित प्रकार की तैयारी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि किसी भी विषय की जितनी अधिक तैयारी, जितनी प्रभावी तैयारी हम करते हैं उतना ही अधिक वह विषय हम व्यवस्थित रूप से संभाल पाते हैं या उस विषय पर हम व्यवस्थित रूप से काम कर पाते हैं। जैसे किसी चित्र को बनाना है, जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम ले सकते हैं कि किसी चित्र को हमें बनाना है, कोई पेंटिंग करनी है, तो पेंटिंग बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पेंटिंग से संबंधित जो सारी बातें हैं उन पर विचार करना पड़ेगा। एक तो हम किस प्राकृतिक स्थान से पेंटिंग बनाने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ निश्चित विचार करने पड़ेंगे। पेंटिंग में हमें कौन से रंग देने हैं और वे रंग कहाँ से लाने हैं
उन रंगों की उपलब्धता के बारे में भी हमें विचार करना पड़ेगा। पेंटिंग का आकार क्या होगा, उस आकार के अनुसार कागज आदि की तैयारी भी हमें करनी पड़ेगी। दूसरा, पेंटिंग के लिए आवश्यक रोशनी होना जरूरी है, आवश्यक प्रकाश होना जरूरी है। उस संबंध में भी हम आवश्यक तजवीज़ या आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनको लाने की कोशिश करेंगे और ये सारी चीज़ें पेंटिंग की तैयारी कहलाएगी। उसी प्रकार से जब हम सृजनात्मक लेखन करते हैं तो सृजनात्मक लेखन में भी हमें, जब हम अपना कोई विषय निश्चित करते हैं, उस विषय के बारे में अलग अलग पहलुओं पर सोचना, उस पर चिंतन करना तथा उस संबंध में आवश्यक सामग्री, किताबें या अन्य जानकारी, इन सबको एकत्र करना बहुत आवश्यक होता है। कुल मिलाकर किसी भी समस्या, किसी भी प्रश्न आदि के पक्ष एवं विपक्ष दोनों दृष्टियों से हमें तथ्य एकत्रित करने पड़ेंगे। उन तथ्यों को बारीकी से देखना पड़ेगा और उन तथ्यों को अवगत करके फिर हमें प्रत्यक्ष लेखन की ओर बढ़ना पड़ेगा और ये सारा काम हमें तैयारी में करना पड़ेगा। क्योंकि अनेक बार ऐसा होता है कि किसी भी काम से पहले जो तैयारी हम करते हैं वह तैयारी जितनी प्रभावी होगी, जितनी अच्छी होगी, हमारा काम उतना ही अच्छा या उतना ही प्रभावी हो जाता है। इस संदर्भ में किसी भी काम को करने से पहले हमें उसकी यथावश्यक तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। यही कारण है कि रचनात्मक या सृजनात्मक चिंतन और उसके लेखन में सबसे प्रमुख और सबसे पहली आवश्यकता, पहली अवस्था तैयारी मानी जाती है। अब सृजनात्मक या रचनात्मक चिंतन की दूसरी महत्वपूर्ण अवस्था है उद्भवन। इस अवस्था में मनुष्य के मन में एक निष्क्रियता निर्माण होती है, अर्थात मनुष्य ने सोच तो लिया कि चलो मुझे एक विषय पर काम करना है या इस विषय पर मुझे कुछ लेखन कार्य करना है, वह उस संदर्भ में कुछ तैयारी भी करता है, कुछ पुस्तकें भी जमा करता है, उन पुस्तकों को पढ़ता भी है या अन्य भी विभिन्न प्रकार से जहाँ से वह सामग्री इकट्ठा कर सकता है करने की कोशिश करता है। लेकिन जब प्रत्यक्ष लेखन कार्य करने की बारी आती है तब उसकी अवस्था थोड़ी नीरस बन जाती है या उसमें एक निष्क्रियता निर्माण होती है। मतलब उसे यह समझ में नहीं आता कि प्रत्यक्ष काम की शुरुआत कहाँ से करें, कैसे लिखे, क्या लिखे या किस प्रकार से संबंधित विषय की समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करें। उस संदर्भ में वह कुछ निश्चित निर्णय नहीं ले पाता। उस अवस्था को कहते हैं विश्राम अवस्था, उसे ही उद्भवन कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि उद्भवन के अंतर्गत व्यक्ति एक प्रकार से निष्क्रिय बन जाता है और निष्क्रिय होकर वह जो संदर्भ या जो विषय पर लिखना है उसमें एक प्रकार से ब्लैंक बन जाता है और वह कुछ लिख नहीं पाता है। लेकिन यह अवस्था भी जरूरी होता है, क्योंकि भले ही इस अवस्था में वो लिख ना पाए, लेकिन इस अवस्था में उसकी चिंतन की प्रक्रिया, उसकी विचारों की प्रक्रिया अनवरत शुरू रहती है, जो आगे जाकर लाभकारी होती है। अब रचनात्मक या सृजनात्मक चिंतन की तीसरी अवस्था है प्रबोधन। अब इस अवस्था में अचानक व्यक्ति को अपनी समस्या या अपने प्रश्न का समाधान मिल जाता है। मतलब जो व्यक्ति निष्क्रिय हुआ था और उस दूसरी उद्भवन की अवस्था में उसकी हालत एक निष्क्रिय जैसी हो रही थी, लेकिन इस निष्क्रियता में भी वह अचेतन रूप से कुछ न कुछ सोचता है। मतलब मनुष्य जो सामने से काम करता है वो उसकी चेतन अवस्था है, लेकिन अंदर, मन के अंदर जो हम विचार करते हैं, जो सोचते हैं, वह अचेतन अवस्था होती है। और यहाँ पर बाहर से व्यक्ति उद्भवन अवस्था में निष्क्रिय जरूर बनता है, लेकिन अंदर से वह निष्क्रिय नहीं होता। अंदर से वह अपने काम के बारे में निरंतर चिंतन करता रहता है, निरंतर सोचता रहता है, और यही चिंतन फलीभूत होकर अचानक उसे अपनी समस्या, अपने प्रश्न का समाधान मिल जाता है। और इसी समाधान के तहत फिर वह उस पर अपना व्यवस्थित लेखन जो है वह करता है, जिसमें वह समस्या के विभिन्न पहलुओं को
पुनर्संगठित करता है और फिर उसके आधार पर अपनी समस्या का समाधान देने का प्रयत्न करता है और ये अवस्था प्रबोधन अवस्था कहलाती है। ये अवस्था रचनात्मक लेखन या सृजनात्मक लेखन के क्षेत्र की एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। अब रचनात्मक या सृजनात्मक लेखन की चौथी और आखिरी आवश्यकता है प्रमाणीकरण। अब जैसे कि हम जानते हैं, जब हम कोई सृजनात्मक लेखन या रचनात्मक लेखन करते हैं तो उसके लिए प्रेरणा का होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि सामान्य जीवन जगत में हम जो सामान्य काम है या जो दैनंदिन व्यवहार है वह तो हम बिना प्रेरणा के कर लेते हैं, लेकिन कुछ खास करने के लिए, कुछ विशिष्ट करने के लिए एक विशिष्ट प्रेरणा होना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो कल्पना हम कर रहे हैं, जिस सामग्री की व्यवस्था हम कर रहे हैं, उसके द्वारा जब हमें प्रत्यक्ष काम करने की बारी आती है तब एक विशिष्ट प्रेरणा होना बहुत ज़रूरी है। और अनेक बार काल्पनिकता के माध्यम से ये कार्य शुरू किया जा सकता है। मतलब रचनात्मक या सृजनात्मक लेखन में भी कल्पना का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। भले ही व्यक्ति बुद्धि के बल पर निर्णय लेता है या रचनात्मक लेखन में बुद्धि या निर्णय क्षमता को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, इसके बावजूद व्यक्ति को प्रत्यक्ष काम करते समय प्रमाणीकरण को होना या प्रमाणीकरण कर लेना बहुत आवश्यक होता है। और उसका कार्य जितना अधिक प्रमाणित होगा उतना ही उस लेखन का महत्व बढ़ जाता है। संक्षेप में कुल मिलाकर इस रचनात्मक या सृजनात्मक लेखन या उसके चिंतन की 4 अवस्था है। सबसे पहले प्रत्यक्ष तैयारी करना, प्रत्यक्ष लेखन के पहले की अवस्था है। दूसरी है कि लेखन को शुरू तो करना है लेकिन कहाँ से करे, क्या करे, पता नहीं चलता, यह दूसरी अवस्था है जिसे उद्भवन कहते हैं। तीसरी अवस्था में अचानक समस्या का समाधान मिल जाता है और व्यक्ति प्रत्यक्ष काम शुरू कर देता है, ये तीसरी अवस्था है प्रबोधन। और फिर अंत में जो जानकारी लिखी है, जो समाधान प्राप्त किए हैं, उसको प्रमाणित किया जाता है, ये अवस्था है प्रमाणीकरण। कुल मिलाकर इन 4 अवस्थाओं में हमें सृजनात्मक लेखन या रचनात्मक लेखन करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आज हमने सबसे पहले लेखन के स्वरूप या लेखन कौशल का स्वरूप देखा, फिर लेखन के 2 प्रकार रचनात्मक लेखन और सृजनात्मक लेखन, इसकी जानकारी हमने प्राप्त की है। फिर चिंतन के 2 प्रकार अभिसारी चिंतन और अपसरण चिंतन पर हमने विचार व्यक्त किए हैं और अंत में रचनात्मक या सृजनात्मक लेखन की विभिन्न अवस्थाओं पर हमने आज विचार किया है। धन्यवाद।